नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 25 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ लेसन सीखना चाहते हैं किसी व्यक्ति से। वो व्यक्ति है महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होगा कि इन्होंने सीएसके का कप्तानी छोड़ दिया है। अब नया कप्तान रविंद्र जडेजा हो गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपका क्रिकेट हॉबी है तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, ये सिंपल व्यक्ति जो एक छोटे से शहर से आके आज ये विश्व में अपना नाम बनाता है, ठीक है। उसके पीछे तो कुछ ऐसा वजह है, ना उसके पास उतनी फैसिलिटी, ना उनके फादर कोई बहुत बड़ा चीज़ें थे, ना उनके पास कोई कोच, ना वो सबसे महान क्रिकेटर थे। सबसे बड़ी बात है, उनके पास कोई क्रिकेट के बहुत बड़े बल्लेबाज भी नहीं थे। विकेट कीपिंग करते थे, उनकी अभी टेक्निक इनका अच्छा नहीं था। फिर भी आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो दूसरों ने शायद नहीं किया है, ठीक है। तो हम आज उन्हीं का बात करने जा रहे हैं, जिससे कि आप उनसे सीख के अपने स्टडी में कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज़ें इनके अंदर था ना, वो है मैच फिनिशिंग करना, ठीक है। मैच फिनिशिंग करने का रोल इनके अंदर बहुत ही अच्छा था। ये हर वक्त मैच फिनिश करने के लिए आते थे। वो चुनौती से लड़कर जीत हासिल करना चाहते थे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्टडी तैयार करते हैं, अपनी तैयारी चालू करते हैं, लेकिन हम बीच में डगमगा जाते हैं। अब हम क्या करें? आपको डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैच खेलना स्टार्ट किए, मैच को फिनिश करिए, फिनिशिंग टच लेना स्टार्ट करिए। जब जिस मैच में जो फिनिश करता है वही एक असली फिनिशर कहलाता है। आप मैच खेल रहे हैं, अच्छी स्कोर बना के मैच बीच में चले गए तो आप मैच फिनिशर नहीं होते। धोनी एक सबसे महान फिनिशर था। उसके पीछे वही रीज़न है कि धोनी परिस्थिति के अनुकूल खेलना जानते थे। वो किस समय में, किस सिचुएशन में आपको स्टेप लेना चाहिए, वही आपको अपनी लाइफ में भी, स्टडी में भी करना चाहिए। आपको किस समय अपना बैक फुट पे जाना है, किस समय फ्रंट फुट पे आके खेलना है, किन से किस तरह से डील करना है, यह आपको आना चाहिए। ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए। तो चुनौतियों से आप डरे मत, चुनौतियों से लड़े। चुनौतियों से जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक जीत नहीं होगा। इसलिए चुनौतियों से लड़कर जीत हासिल करिए, मैच को फिनिश करिए। जो भी आप मैच खेल रहे हो अपनी लाइफ में, आपका भी लाइफ एक मैच की तरह होता है। उस लाइफ को आप क्या करिए, फिनिश करिए। सेकेंड थिंग होता है अपना रास्ता चुने। हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में अपना रास्ता भूल जाते हैं। आपकी अपनी क्वालिटी नहीं पता होता। हम टॉपर का टॉक सुनते रहते हैं, हम दूसरे का वीडियो देखते रहते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते थे, ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो। ऐसे क्यों? आप एक ग्रेजुएशन तक आए हो, किसने बताया ये पढ़ना आपको? आपने खुद पढ़ा ना, आपने खुद एग्ज़ाम पास किया है ना, 10th का, आपने 12वीं का एग्ज़ाम खुद पास किया है ना, आपने ग्रेजुएशन खुद किया है ना। तो जितना आपने इस समय अपनी लाइफ का 20 साल यदि खुद से मेहनत करके किया है, तो 1 से 1.5 साल भी आप यदि खुद से अपने बदौलत करोगे ना, बिना किसी को कॉपी किए हुए, बिना किसी का नकल किए हुए, तो आप जीत हासिल कर सकते हो। किसी टॉपर से आप कुछ सीख सकते हो, ना कि उसका कॉपी कर सकते हो एट। हम लोग एट कॉपी करने के चक्कर में जाते हैं। वो टॉपर कितना घंटा पढ़ता था, उसका रूटीन कितना होता था। हम बहुत बार देखते हैं टीना डावी का जो वो चलता है, टाइम टेबल चलता है, वो बहुत बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप नहीं कर पाओगे। वो उनकी कंफर्टेबल जोन था, आपकी कंफर्टेबल जोन वो नहीं है। वो उनका समय था। आप रात में लेट नाइट तक जागने वाले हो, वो सुबह उठ के पढ़ने वाली थी। दोनों में अंतर है, ये आपको समझना चाहिए। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए अपना अनुसरण ना खुद करे, अपना रास्ता खुद चुने, दूसरे के रास्ते चुने हुए पे मत चलो। जब तक ये आप नहीं समझेंगे तब तक आप ये पीछे ही रहोगे। इसलिए अपना रास्ता आप खुद चुने और मेहनत करें। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। और अपनी रास्ता पे जब चलोगे ना, तो बहुत सारे ठोकरें लगेगी, लेकिन सक्सेस ना आप एक मतलब वही होता है ना कि एक लोहा होता है, ठीक है। उस लोहे को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसका रंग परिवर्तित होता है। कोई लोहा बिना गर्म किए हुए उसका रंग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसको यदि लोहे को किसी हम कुल्हाड़ी में बदलना होगा तो उसको हमें गर्म करना पड़ता है। इसीलिए इस तैयारी में ना, आप यदि हीरा बनना चाहते हो तो गर्म से जलना पड़ेगा, आपको हीट को सहना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एक लास्ट चीज़ है जो इनके लाइफ से हमें सीखना चाहिए। वो इन्होंने एक चीज़, धोनी है तो मुमकिन है। ये आपने कहावत सुना होगा, बहुत बार क्रिकेट सुनते होंगे, धोनी है तो मुमकिन है, ठीक है। ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैच में ना कभी ना, मैदान पे ना, ये कभी डरते नहीं थे। ये डट के खेलते थे मैच को, ठीक है। मैदान पे ये डरते नहीं थे, डट के खेलते थे, डर से लड़ते थे। ये लड़ना जानते हैं ये, ठीक है। हम फेयर हो जाते हैं। हमें ये, अरे मुझे इंग्लिश नहीं आता, अरे मुझे ये सीसेट नहीं आ रहा है, मुझे करंट अफेयर समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? आप क्या नहीं करो, आप डटे रहो। जब डटे रहोगे ना,
बिलीव करो कि एक दिन आप ऐसा स्टूडेंट बन जाओगे कि आपको किसी दूसरे को बताने के लिए आपके पास रहेगा कि तुम ऐसे तैयारी करो। एक आज जिस लेवल पे हो बस डटे रहो, इस मैदान में डटने की ज़रूरत है। जब तक आप डटे रहोगे तब तक लड़ते रहोगे। तो यही था इनके लाइफ से आप इतनी चीज़ें सीख सकते हो। चलिए आप अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है समान नागरिक संहिता। ये जो उत्तराखंड के सीएम थे, इन्होंने चुनाव के दौरान ही बताया था कि यदि हम उत्तराखंड में चुनाव जीतते हैं, यदि हमारी सरकार पर पार्टी में आती है, तो हम यहाँ पे समान नागरिक संहिता लेके आएंगे। तो वही बात की गई है। उन्होंने एक विशेष समिति बनाई है इस नागरिक संहिता को लागू करने से संबंधित। हमने कल के आर्टिकल में इसको डिटेल से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यदि कल का आर्टिकल आपने नहीं देखा है, कल का न्यूज़ आपने नहीं देखा होगा, तो उसको जाके पुनः देख ले, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यदि आपने देख लिया है तो सही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल था पहला। दूसरा आर्टिकल जो है, आज कोई उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस कुछ ये आर्टिकल निकल के आता है। एक ये है कि बिजली की मांग के लेके मार्च में ना बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे है गर्मी। आप ना इससे पहले देखते होंगे कि सर्दी मतलब पहले ठंडी रहती थी, ठंड के बाद क्या आता था? बसंत ऋतु आता था, बसंत के बाद शीत ऋतु आती थी, मतलब गर्मी आती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु का तो मौसम चला ही गया, ठीक है। इसके पीछे कौन रीज़न है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, राइट। जलवायु परिवर्तन इसके पीछे रीजन होता है। अब देखिए, जब ये हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो आपको पता है कि बहुत सारे भारत में कोयले से बिजली बनाया जाता है और ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो ये चलाने से क्या होगा? फिर तो गैस उत्सर्जित होगी, फिर वायुमंडल को क्या करेगा? गर्म करेगा, फिर से वही पुनः साइकिल चलेगा। तो क्या लगता है ये साइकिल ब्रेक होने वाला? नहीं ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक आप दे सकते हैं एग्जाम्पल इसके रूप में। और इसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, कितना रिकॉर्ड तोड़ा, पहले कितना था, उसके बाद में कितना हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप सजेशन में ये बता सकते हो कि आप अल्टरनेटिव ऑप्शन पे जा सकते हैं, विकल्प पे हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जा सकते हो, आप सौर ऊर्जा की तरफ जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, मतलब सीधा समझिए कि एक चीज़ होगा आइडिया कि प्रधानमंत्री जी जब अपने स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अपनी बातें साझा करते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें एक चीज़ गाइड मिलता है। तो कि देखो, सामने जो बंदा है ना बैठा हुआ बड़े पदों पे, वो कोई खास नहीं है, वो भी आम ही था हम लोग की तरह, लेकिन आज जो बन गया तो वो खास हो चुका है, ठीक है। तो उनकी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, उनकी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है, आज जो जयशंकर जी है हमारे विदेश मंत्री, उनके साथ चीन के विदेश मंत्री का मुलाकात हो सकता था। तो हमने 2 दिन पहले ही आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें आपको हमने बताया था कि अभी जो यूक्रेन वाला इशू है, यूक्रेन इशू पे क्या हुआ है कि भारत कहीं ना कहीं रूस के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। जाते हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन रूस के पक्ष में बात नहीं कर रहा है। तो उससे क्या है कि चीन अब चाह रहा है कि भारत के साथ क्या हो, अभी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको सॉर्ट आउट किया जाए मामले को। तो इसीलिए भारत अब चाह रहा है, चीन चाह रहा है कि भारत के साथ जो विवाद है उस विवाद को ख़त्म किया जाए, जिससे कि आपको पता है कि ऐसा यदि होगा, चाइना फिर से दबाव बनाएगा तो रसिया भी चाइना पे दबाव बनाना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जिस समय रसिया की ज़रूरत थी तो भारत ने उनका साथ दिया, तो भारत की जब ज़रूरत होगी तो रसिया भी साथ आएगा। यही चीज़ होता है। तो यही चीज़ होता है। तो इसीलिए मतलब कि समझिए, ये दोस्त है, ये दुश्मन भी दोस्त का दोस्त बन रहा है, तो अल्टरनेटिव रूप से ये भी हमारा दोस्त ही बनने का लायक है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें होती है, इसलिए ये इनके बीचों में बातचीत चालू होगा, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट था और इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, LAC और LOC देख लीजिएगा। LAC जो होता है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये जो है यह चीन के साथ बाउंड्री लगता है। और एक्चुअल कंट्रोल और LOC, ठीक है। LOC जो है वो LOC किसके साथ लगता है? LAC लगता है चीन के साथ, LOC लगता है पाकिस्तान के साथ, पाक वाला, ठीक है। तो ये आप याद करके रखेंगे और इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखें। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पेज के अंदर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज के अंदर है कि अब सऊदी अरब और कतर से निवेश आएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। निवेश आएगा तो
क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं है इंपॉर्टेंट। निवेश तो विदेशी निवेश आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर यदि डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रोजगार पैदा होगा, और जब रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा तो आतंकवाद, ये जो अलगाववाद वाले जो नीति है उससे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि किसी को रोजगार सीधा सीधा पैसा मिलता है तो वो अपना खून बहा के पैसा नहीं कमाना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरेगी, या जम्मू कश्मीर में हमें नया जम्मू कश्मीर देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जाम में आपको यूपीएससी डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट, यदि आप, हाँ ये आ सकता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए, तो निवेशकों को यहाँ पे लाया जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री खोला जाए, यहाँ पे रोजगार की पैदावार होनी चाहिए। रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। एक चीज़ पीटी के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है कि सऊदी अरब और कतर का मैप। चलिए आप सऊदी अरब और कतर का मैप देखते हैं। सऊदी अरब और कतर, देखिए ये पहले आप वर्ल्ड मैप देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में देखिए ये हो गया नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया यूरोप का पार्ट, ये हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका वाला। ठीक है, तो ये 7 हमारा महादेश है, ये 7 महादेश है। इसमें से देखिए कि एक्चुअली सऊदी अरब जो है वो कहाँ है वर्ल्ड के मैप में, तो सऊदी अरब वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे है, एशिया का पार्ट है ये। सऊदी अरब वर्ल्ड के मैप में यहाँ है। इससे नज़दीक किसका बाउंड्री लगता है, इसके नज़दीक आप देख सकते हैं अफ्रीका, इस बीच में रेड सी है, लाल सागर है। चले ये देखिए सऊदी अरब है, इसको हम जूम करके आप देखेंगे मैप को। तो सऊदी अरब का किस किस देशों से बाउंड्री लगता है, तो पहला यमन से लगता है, ओमान से लगता है, संयुक्त अरब अमीरात से लगता है, कतर ये रहा तो कतर से बाउंड्री लगता है, कुवैत से लगता है, इराक से लगता है और जॉर्डन से लगता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इधर से फिर से देखिए आप मैप याद करने के लिए ना मैप को रटे मत, मैप को विजुलाइज करें। ठीक है, आपको विजुलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मैप आपको कोई पूछे कि सऊदी अरब का किससे मैप लगता है तो आपके मैप सीधा आपके आंख के सामने आ जाना, तो इस तरह से करना चाहिए, तब आपको याद हो पाएगा। यमन, ओमान, संयुक्त अमीरात, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, इराक के बाद क्या हो गया हमारा, जॉर्डन। ठीक है, ये मैप इसमें है, राइट। अब हम कतर का देखते हैं, कतर कहाँ है, देखिए कतर यहाँ है। इनका देखिए सऊदी अरब का रेड सी के साथ लगता है और पर्सियन गल्फ के साथ भी इसका बाउंड्री लगता है, इधर रेड सी इधर पर्सियन सी। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या सऊदी अरब का बाउंड्री गल्फ सी से लगता है, सॉरी रेड सी से लगता है, तो यस इनका बाउंड्री रेड सी से लगता है, राइट। और कतर का बाउंड्री देख सकते हैं, कतर का जो सीमा है वो इधर गल्फ पर्सियन से लगता है, इधर सऊदी अरब से लगता है, राइट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है। देखिए आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एक भी नहीं है, ये एक्चुअली 5 राज्यों में चुनाव से संबंधित है, शहरों में सुधार की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। तो एक्चुअली शहरी जो चीज़ें प्रॉब्लम आएगा, इससे अच्छा आर्टिकल आएगा तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल में उतना कोई खास नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है वेंकैया नायडू जी ने लिखा है कि भारत को शिक्षा की आवश्यकता है, मतलब कि हमें सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता है, जहाँ पे क्या हो कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल मिल सके, उनकी जो प्राइमरी शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में पूरा कर सके। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कहा गया है। तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एजुकेशन पे यदि कोई आर्टिकल आएगा जिस पे हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे उस समय। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर है संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में फिर से यूक्रेन का प्रस्ताव आया था, भारत इसमें अनुपस्थित रहा। ठीक है, पुनः इसमें अनुपस्थित रहा। चलिए अब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में हम देखते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी स्थापना जो होती है 1995 में होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक अंग ये भी है। ठीक है, इनके जो 5 अंग जो शामिल है, पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा, सेफियन परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक है, ये 4 है, एक हो गया ये 6, सॉरी ये हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो गया 6। उसके बाद है आमतौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु इसकी उद्देश्य है। इसका उत्तरदायित्व क्या होता है, उत्तरदायित्व है कि विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति हो। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ये याद रखेंगे।
इसके जो सदस्य होते हैं टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। उनका जो 10 अस्थाई सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है। अस्थाई सदस्य में कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये 5 जो देश हैं वो क्या है, इसके भाग हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले 2021 में 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में कौन प्रवेश किया? भारत ने। ठीक है, भारत इसमें प्रवेश किया है। तो भारत का कार्यकाल कितना रहेगा? 2021 से 21-22, ठीक है, परिषद में रहेंगे। उसके बाद है इसमें जो कार्यकाल होता है ना, वो एक्चुअली सीमा पर बांटा जाता है और उसका जो अध्यक्ष होगा वो 15 सदस्यों में रोटेट रहता है। रोटेट मतलब एक एक बार का। भारत का कब बना था? 2021 के अगस्त में बना था। अगस्त में इसका अध्यक्ष बना था। तो ये साइकिल चलता रहता है, जो जिसके पास जाएगा उसके पास होता रहता है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी का कौन है, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगा। तो आपको ये याद करने के लिए ये ज़रूरत है कि भारत कब था, राइट। तो ये था हमारा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नाटो है। आपको नाटो के बारे में पता होगा कि नाटो जो है, इसका जो उत्तर अंटार्कटिक संधि गठन, ये नाटो है। ये कब बना था? ये शीत युद्ध के समय बना था, कोल्ड वॉर के समय में। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी। उस समय क्या हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर मतलब जो अभी के टाइम में रसिया, रूस, तो यूएसएसआर दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो यूएसए के जो अलायंस कंट्री थे, इन्होंने मिलके एक नाटो बनाया था। नाटो क्या मिलिट्री रूप से संगठित है। इसमें क्या है कि यदि आप नाटो के किसी भी सदस्य, जो भी सदस्य है उसमें से यदि किसी पे आप यदि आक्रमण करते हैं तो माना जाएगा कि आपने सभी देशों पे क्या किया है, आक्रमण किया है। तो इसीलिए ये नाटो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें यदि कोई भी कंट्री है, मान लीजिए कि आज यूक्रेन नाटो का पार्ट होता, ठीक है, तो आज सीन अलग होता है, क्योंकि पूरी नाटो कंट्री यूक्रेन के वॉर में कूद पड़ती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। इसमें यह बताया जा रहा है कि वीडियो गेम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट को वीडियो गेम के बनाने के लिए भारत में इसका हब बनाना चाहिए वीडियो गेम का। तो वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, और आज या कल में 2-3 दिनों में हम विजन IAS का जो मैगजीन है वो डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप करंट अफेयर के लिए पढ़ता रहिए। और एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम नोट्स कैसे बनाए। देखिए, नोट्स बनाने का एक ही तरीका है, या तो आप नोट्स इससे बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कंपाइलेशन का यूज़ कर सकते हैं जो विजन IAS का आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो कवर कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कहाँ तक आ रहे हैं या आप हमारे हैं, तो इसके लिए आप शेयर करते रहें। और आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।